हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले 65वीं और 66वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने उन क्वेश्चन को कवर किया जो कि 65वीं और 66वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीटी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इन एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, शुरुआत करते हैं और इनके साथ कुछ बेसिक जानकारी भी लेंगे सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा में जुते हुए खेत कहाँ पाए गए। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ पाए गए, तो कालीबंगा नामक स्थान पे पाए गए। ठीक है, ऑप्शन होगा काफी सारा दोस्तों। ठीक है, आप उसमें से कालीबंगा टिक करेंगे। ठीक है, जैसे धोलावीरा, कालीबंगा काफी होते हैं। और अब देखेंगे सिंधु सभ्यता की खोज कहाँ हुई। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज कहाँ हुई, तो ये कहाँ हुई थी, सॉरी दोस्त, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, शोधकर्ता कौन थे इसके, तो दयाराम साहनी थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो होती है खोज कब होती है, तो 1921 में। सिंधु सभ्यता को 1921 में खोजा गया, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों काफी बार पूछा गया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है और सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कि शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाई थी। दोस्तों हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध धर्म में हमने देखा था 4 बौद्ध संगतियां होती है। ठीक है, जिसमें से चौथी बौद्ध संगति पूछा गया है। ठीक है, जो कि कनिष्क के शासन काल में होती है और कश्मीर के कुंडल वन में होती है। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होती है, किसके शासन काल में होती है, तो कनिष्क के शासन काल में होती है, चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरे क्वेश्चन को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने। बलबन ऐसा शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति से क्या अभिप्राय, मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है, तो फ्रेंड्स इसका अर्थ निकलता है कि अपने शत्रु या अपने दुश्मनों के खिलाफ दृढ़ और सख्त नियम और अनुशासन शासन व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, उसे हम लौह और रक्त की नीति कहते हैं। ठीक है, अपने निश्चय से मतलब विचलित ना होना अपने शत्रु के सामने या शत्रु के लिए। ठीक है, तो किसने बनवाई थी, तो इसने बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, और इसने 2 और यहाँ पे देखेंगे प्रथा चलाई थी, सिजदा और पैबोस। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथा की शुरुआत भी की थी। ठीक है, लौह और रक्त की नीति तो चलाई थी, साथ में इसने 2 प्रथाओं का शुरुआत भी किया था। अब देखेंगे दांडी यात्रा, चौथा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी, तो दोस्तों दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1930 में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा ये जो थे साबरमती से दांडी यात्रा चलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको सत्याग्रह की से भी हम जोड़ के देखते हैं, इसका दूसरा नाम सत्याग्रह भी है। ठीक है, आप पढ़ेंगे दांडी यात्रा जो कि 22 मार्च 1930 में इसको साबरमती यानी कि गुजरात से शुरू किया गया था। किसके द्वारा, इसके नेतृत्व कौन थे, दांडी यात्रा के नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय, तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, मुख्य तौर से भूमिका निभाने वाले इसमें महात्मा गांधी थे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। दोस्तों यूं तो हम जानते हैं जहांगीर को, चित्रकारी के लिए जो है जहांगीर विख्यात है, परंतु अकबर ने अलग कारखाने बनवाए थे जिसमें कि चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, और जो चित्रकारी थी जो अकबर के बाद जहांगीर, जैसे कि हम पढ़ेंगे जब मुगल एम्पायर के बारे में, तो जहांगीर जब आता, जहांगीर का शासनकाल होता, तो चित्रकारी जो होती है उस समय अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है और काफी विख्यात कला होती है चित्रकारी। ठीक है, अब देखेंगे हम छठा क्वेश्चन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसकी रचना है, तो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण काफी विख्यात ये नाटक है। ठीक है दोस्तों, खासकर बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे जब हम, बीपीएससी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के संदर्भ में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी से ही नहीं, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस और काफी एग्जामों में पूछा गया है। तो पहला इसका आंसर मैं बता दूं कि दीनबंधु नील दर्पण पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसकी रचना है, तो दीनबंधु की रचना है ये। ठीक है, नील दर्पण किसकी रचना है, तो दीनबंधु की रचना। और किस पे आधारित है, कि नील विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, नील से
नील किसान जो थे, ठीक है, उनकी दुर्दशा को दर्शाता है ये नाटक, ठीक है। नील दर्पण जो है किससे ये संबंधित है, नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण जो है, नील दर्पण यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नील दर्पण जो बिहार में जो नील की खेती करते थे किसान, ठीक है, उनके ऊपर बनाया गया, उनकी दुर्दशाओं को दर्शाया गया इसके अंदर, ठीक है, नील दर्पण में, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, तो दीनबंधु है, ठीक है। अब देखेंगे बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी, तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू किया था, ठीक है। 1765 में द्विशासन प्रणाली को लागू किया था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर से एक बार ध्यान से दें, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू किया। और इसकी समाप्ति किसने की, इसको समाप्त कौन करता है, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है जो इसको समाप्त करता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय में इसकी समाप्ति होती है। अब देखेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। इन्हें बिहार का केसरी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के, कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में, किस जिले में, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था, ठीक है। इसका अधिवेशन 1912 में था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन थे उस समय, अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी, पटना में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे, तो RN मधोलकर, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, RN मधोलकर जो थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखेंगे बिहार में 1857 का विद्रोह का नृत्य किसने किया, बिहार में, यह क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, बिहार में 1857 का विद्रोह का नृत्य किसने किया था, तो किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। जो दोस्तों 1857, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में काफी बार इस पे क्वेश्चन पे चर्चा हुआ है, यहाँ तक कि ऐसे भी आ जाता है कभी कभी लिखने के लिए, ठीक है। तो इसके जो बिहार से नृत्य इसका कौन करा था 1857 में, इसका नृत्य कुंवर सिंह ने करा था। यहाँ ध्यान देंगे हम, कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपिया और बेगम हजरत महल, और जो कि झांसी से थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। कानपुर से थे नाना साहब, तात्या टोपिया, ठीक है, और यहाँ से बिहार से कुंवर सिंह, और यहाँ से झांसी से लक्ष्मी रानीबाई, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा कि बिहार में 1857 की क्रांति का जो मुख्य नृत्य था कौन कर रहा था बिहार से, तो कुंवर सिंह। बिहार के 3 कटिया प्रणाली में नील की खेती कितने भूमि के हिस्से में करना अनिवार्य था, ठीक है दोस्तों। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नील दर्पण किसने लिखा था, तो दीनबंधु ने लिखा था, ठीक है। और किस पे लिखा था, क्या इसका विशेष थॉट था, तो जो कि नील की जो खेती करते थे किसान, उनकी दुर्दशा पे ये नाटक दर्शाया गया था दीनबंधु द्वारा। यही रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि कितने कटिया प्रणाली पे मतलब बिहार में अनिवार्य था नील की खेती करना, ठीक है दोस्तों। तो 3 कटिया प्रणाली अब यहाँ देखेंगे 3/20, ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में खासकर ये विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को 3 कटिया प्रणाली से शोषित किया जा रहा था, यानी कि वहां मजबूरन जो वहां के किसान थे, नील की खेती करने वाले जितने भी किसान थे, उन्हें मजबूरन शोषित किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था नील की खेती के द्वारा, उनसे जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी 20 कट्ठे जमीन पे, ठीक है। 20 कट्ठा जमीन में से, जिसमें से उन्हें 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था, वो मजबूर थे 3 कट्ठा जमीन पे खेती करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। यहाँ पे बिहार के 3 कटिया प्रणाली में कितनी भूमि पर खेती करने के लिए अनिवार्य था, ठीक है, तो 3/20, ठीक है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उन्हें नील की पैदावार करके जो था वो देना था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
चंपारण में किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। क्वेश्चन सेम यहीं से रिलेटेड है। जब चंपारण में नील विद्रोह होता है दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में तो हम सभी आंदोलन, गांधी जी से जुड़े सभी आंदोलनों को देखेंगे, जैसे दांडी यात्रा, नील विद्रोह, सत्याग्रह, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे दीनबंधु के बारे में। तो यहाँ के जो वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, चंपारण जिले के क्षेत्रीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है। उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि वो आए और यहाँ की समस्याओं का हल करे और किसानों के लिए जो है आंदोलन छेड़े, जिससे किसान मुक्त हो सके, ठीक है, और किसानों का शोषण बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थी नील की खेती जबरन कराई जा रही थी इनसे, ठीक है, और खेती ना करने पर इन पे शुल्क लगाया जाता था और काफी अत्याचार होता था, ठीक है दोस्तों। तो जब हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में हिस्ट्री में, तब हम अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे। आप अभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सभी 65वीं और 66वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।